हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं के मुकेश सिंह और आप देख रहे हो करंट अफेयर्स मास्टर स्ट्रोक ISPCS कोर्सेस। और मैं इसमें लगातार नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मैं उसी टॉपिक को ले रहा हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो UPSC एग्ज़ाम में प्रॉपर वर्क करे, जो आपको मटेरियलाइज ना करे, जो बर्डन ना क्रिएट करे। और इसीलिए मैं वीडियो करंट अफेयर्स पे बनाना शुरू किया हूँ, जिसमें मैंने सारे टॉपिक का, ना सिर्फ साइंस का बल्कि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक हैं थॉरो एक्सपोजर मिलेगा। और आप इस वीडियो से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो भी होगा वो ज़रूर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहो। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, मैं अभी भी कर रहा हूँ, सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला स्लाइड है और ये है भारत की पहली निजी कंपनी एरोस्पेस स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाला कंपनी बना है। अच्छा, अब तक आप लोग सुन ये रहे थे कि इंडिया में जो रॉकेट का प्रक्षेपण है, या मतलब उपग्रह को जो हम भेजते थे, वो काम कर रहा था इसरो। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब सरकार ने ये तय किया है कि हम इसरो के क्षमता को अगर बढ़ाना है तो प्राइवेट या निजी कंपनियों के को भी हम इसमें अब जोड़ें और कुछ काम हम उसे भी सौंप दें। और इस बात पे जब सहमति बनी और जब इसरो ने खुद इस पे जब बढ़ चढ़ के काम किया, तब जा कर के कुछ कुछ निजी कंपनियों को इसमें शामिल किया गया और उसी के तहत ये स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। देखो, अब इसमें जो इंजन जिसका परीक्षण किया गया है और जिसका आगे किया जाएगा, इसमें क्या डिफरेंस क्या है? तो पहला ये है कि इस रॉकेट का जो वज़न है वो पारंपरिक रॉकेट के इंजन से आधा है, एक। दूसरा, रॉकेट रीस्टार्टेबल है। अब मतलब क्या हुआ कि जो रॉकेट क्या होता है कि उसका जो पहला चरण होता है, पहले चरण में जनरली क्या होता है, सॉलिड फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं। सॉलिड फ्यूल का मतलब वो सॉलिड प्रोपेलेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर सॉलिड प्रोपेलेंट के जगह पे वहाँ पे प्रोपेलेंट को चेंज कर दिया जाए, जैसे मान लो लिक्विड किया जाए या सेमी सॉलिड किया जाए, या तो वैसा करके हम उसे रीस्टार्टेबल बना सकते हैं। क्योंकि सॉलिड अगर प्रोपेलेंट होगा तो उसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते। एक बार स्टार्ट होने के बाद अगर वो बंद हो जाता है तो फिर बेकार हो जाएगा मिशन। लेकिन रीस्टार्टेबल का मतलब हो, एक बार स्टार्ट करने के बाद अगर वो बंद हो गया या रुक गया किसी वजह से, तो उसे दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है ये रीस्टार्टेबल होगा। इसके अलावा यह एक ही मिशन में कई उपग्रहों को एक साथ ले जाकर कई कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। जैसे इसरो ने पहले किया था PSLV C-37 या PSLV C-39, या PSLV के द्वारा कई सारे उपग्रहों को एक एक बार में 104 उपग्रह को ले गया था C-37 के द्वारा। और ठीक है, तब एक साथ एक रॉकेट कई उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में ले जाता है, तो वो क्षमता से युक्त होना भी इससे विशिष्ट बनाता है और इसमें भी ये विशिष्ट है। और इस कंपनी का नाम आप याद रखना, ये कंपनी का नाम क्या है? एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट। इसी ने इस रॉकेट के ऊपरी चरण का परीक्षण किया है। अब देखो, इस रॉकेट का विकास स्काई रूट फर्म द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद में एक और चीज़ का मुख्यालय है, वो है नेशनल रिमोट कंट्रोलिंग सेंटर का। ठीक है, तो ये मुख्यालय भी कहाँ पे? हैदराबाद में, और इसका भी मुख्यालय हैदराबाद में है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने की थी और इस फर्म ने पहले 100% 3D प्रिंटिंग बाई प्रोपेलेंट तरल रॉकेट इंजन इंजेक्टर का प्रदर्शन किया था। अब इस मिशन के समय समझते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है विशिष्ट है। जो पहला कि जो रॉकेट है जिसे निचली पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाना है, इसको कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। मतलब समझते हो नहीं, ये अर्थ है और अर्थ अगर ये है तो इसका जो सबसे निचला जो ऑर्बिट है पास वाला, इसमें यहाँ से इससे दूर वाला ये होगा, इससे दूर वाला ये होगा। तो ये जो पास वाला यहाँ पे रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाना है और इसका वजन लगभग 250 से 700 किलोग्राम होगा। किसका? जो पेलोड हो क्षमता होगा उसका, या रॉकेट का। तो रॉकेट की क्षमता 250 से 700 किलोग्राम है, 250 से 700 किलोग्राम।
और इसे 2021 तक लॉन्च होने की इस उम्मीद है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें है कि एरोस्पेस स्टार्टअप, इस पर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ और आप लोग याद रखना है, वो याद ये रखना है कि एरोस्पेस के अलावा और जो कोई कुछ जो निजी कंपनी है वो उसमें एक आता है स्काई रूट, तो मैंने वही बताया। दूसरा है बेलाट्रिक्स और तीसरा है अग्निकुल। ये तीनों क्या है, बेसिकली प्राइवेट एजेंसी हैं जो अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर रहा है। कोई छोटे लॉन्चर का निर्माण कर रहा है, तो कोई इंजन का निर्माण कर रहा है, तो कोई रॉकेट का निर्माण कर रहा है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे याद रखना है कि नेशनल यहाँ पे इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये जो सेंटर है इसको बनाया गया है ताकि निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष की बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जा सके और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण कार्यक्रम हो, नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण हो, ये सब का किया जा सके, और इसके लिए इसको बनाया गया है इन स्पेस को। चलो हमारा अगला स्लाइड है ई संजीवनी। ये क्या है, बेसिकली एक चिकित्सा से जुड़ा हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को अभी वर्तमान में 23 से अधिक राज्यों में संचालित किया गया है। यह देश में 75% से अधिक जनसंख्या को कवर करता है और इसमें 2 प्रकार की टेली कंसल्टेंट सेवाएं हैं। पहला है ई संजीवनी डॉक्टर से डॉक्टर और दूसरा है ई संजीवनी रोगी से डॉक्टर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। प्रीलिम्स के लिए इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। शेष आप लोग जो डाटा है आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। अब है इसमें है कि जो संजीवनी है इसको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। अब आयुष्मान भारत से आप लोग परिचित हो कि आयुष्मान भारत क्या है। चलते हम लोग आगे यहाँ पे। अब आयुष्मान भारत की हम लोग जो बात करते हैं तो इसे 2018 में पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य था प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर प्रदान करना। यह योजना केवल गरीबों के लिए है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगभग 76 करोड़ लाभार्थी परिवारों की पहचान किया गया है और ये इस योजना के तहत किया गया है। शेष आप इसमें से डाटा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और कोविड-19 को देखते हुए भारत सरकार ने ई संजीवनी को लाया है। चलो हमारी नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पे इंदिरा वन मितान योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया। अब देखिए ये योजना जो का शुभारंभ हुआ वो क्या हुआ क्या, तो यह जो योजना है ये छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पे 19 लाख परिवार जो अभी भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनको रोजगार का समान अवसर मिले या वो स्वरोजगार उनको प्राप्त हो सके, ताकि वो जो वन पे जो उनकी टोटल जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी को दिमाग में रखते इस परियोजना का शुरुआत किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पहल किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब स्वरोजगार के लिए जो भी क्या क्या कार्य किया जाएगा इसमें, तो सबसे पहले इसमें होगा कि छत्तीसगढ़ के 10,000 गाँवों से में 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा और गांव के जो राज्य हैं उसके आदिवासी क्षेत्रों से मतलब चुना जाएगा और यह समूह वन आधारित आर्थिक गतिविधि का प्रबंधन करेगा। वन आधारित आर्थिक गतिविधि का प्रबंधन करेगा, नए रास्ते का निर्माण करेगा, वनवासियों को स्वरोजगार बनाने में मदद करेगा और साथ ही टीम वन उपज की खरीद, विपणन और प्रसंस्करण का प्रबंधन भी करेगा। मतलब उसका जो खरीद बिक्री जो है ये सब इसका काम देखेगा। इसके अलावा इस योजना में फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे जो फल देने वाले वृक्ष हैं उसका संख्या घट रहा है, जो मेडिसिनल प्लांट है उसका संख्या घट रहा है, तो उसको भी बढ़ाया जाना है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 85 विकास खंडों में वन उत्पादन प्रसंस्करण इकाइयाँ बनाएंगी और इसी के तहत एकल वन उपज प्रसंस्करण इकाई को विकसित करना है। उस पर लागत जो भी 10 लाख रुपये होगा वो आएगा तो आएगा। अब इससे पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 प्रमुख योजनाओं को भी लागू कर चुका है। इसमें से एक है बोध घाट सिंचाई परियोजना, याद रखना ये भी छत्तीसगढ़ का है, और दूसरा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना।
ये जो योजना है, ये बस्तर के आदिवासी इलाके में सिंचाई बढ़ाने के लिए इंद्रावती नदी पर परियोजना शुरू किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है यह योजना, इसका उद्देश्य है राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देना, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट। ये जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है। एक्चुअली क्या हुआ, इंडोनेशिया में तो वैसे जो ज्वालामुखियों की संख्या है वो 400 मतलब कई सारे हैं। इसमें से जो कुछ जो ज्वालामुखियाँ हैं वो लंबे समय से निष्क्रिय है, पर कभी कभार उसमें क्या होता है विस्फोट होते रहता है। तो इंडोनेशिया उसी में से एक ज्वालामुखी ये है जो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है। इसमें अभी क्या हुआ है, इसमें विस्फोट हुआ है। यह जो ज्वालामुखी है 400 साल तक निष्क्रिय रहा और हाल ही में वर्ष 2010 और 2014 में इसमें विस्फोट हुआ था। उसके बाद अभी 2020 में इसमें विस्फोट हुआ है पिछले दिनों में। अब यह है कहाँ पे, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जिसमें 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सवाल ये है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, तो ये स्थिति याद रखना सिनाबुंग ज्वालामुखी का है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में स्थित है। अब रिंग ऑफ फायर कहाँ पे, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर क्या, प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप अक्सर आते रहते हैं और दुनिया में लगभग 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक का प्रत्यक्ष परिणाम है। अब ज्वालामुखी के विषय में हमारे पास कुछ जानकारी ऐसे भी होनी चाहिए, जैसे कौन ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन ज्वालामुखी निष्क्रिय है, सक्रिय कौन विलुप्त है, किसकी क्या स्थिति है, वही हम समझते हैं यहाँ पे है। भारत में ज्वालामुखी, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ज्वालामुखी का प्रकार क्या होता है, देखो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में कम से कम एक विस्फोट हुआ है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ज्योग्राफी वाले टीचर से भी आप पूछ सकते हो कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। ये इसका मतलब हुआ कोई भी ज्वालामुखी जो पिछले 10,000 वर्षों में कम से कम एक बार उसमें विस्फोट हुआ हो तो वो सक्रिय कहलाएगा। एक सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय या निष्क्रिय दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अभी निष्क्रिय है पर वास्तव में क्या हो, सक्रिय है, जिसमें विस्फोट ना ही हो रहा हो लेकिन इसमें पुनः विस्फोट हो सकता है। एक विलुप्त ज्वालामुखी कम से कम 10,000 वर्षों तक प्रस्फुटित होता है और इसमें दोबारा विस्फोट की उम्मीद नहीं होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विलुप्त ज्वालामुखी, मतलब जो निष्क्रिय है अभी लेकिन 10,000 के भीतर अगर उसमें विस्फोट हुआ है, इसमें संभावना है कि अभी कुछ होने वाला है तो सक्रिय हो जाएगा। और विलुप्त का मतलब हुआ जिसमें विस्फोट का होने का कोई उम्मीद नहीं है, क्या है वो विस्फोट है, वो विलुप्त हो गया। चलो आज अगला स्लाइड हमारा है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता क्या है, ये भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित शुरू किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है डिफेंस के लिए, इसलिए आप लोग डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना। इसमें हो क्या रहा है, कौन कौन सा गतिविधि हो रहा है, हम लोग उस पर अजय कुमार समिति उसको के तहत एक नई उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। तो पहला सवाल ये बन जाता है कि इसको किस समिति के तहत, जैसे अजय कुमार कौन है, तो रक्षा सचिव हैं, वह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी पूंजीगत खरीद के प्रभारी भी हैं। अब इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये परियोजना क्या। देखो ये जो परियोजना है इसमें हमारे पास जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको क्या है एडवांस करना है, अपग्रेड करना है। और ये परियोजना काफ़ी लंबे समय से विलंबित पड़ा हुआ था। अब हम लोग इस परियोजना में जा रहे हैं। लगभग 90 हैरान ड्रोन को लेजर, ठीक है ना, प्लस लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल, इसके साथ इसको हम इसमें जोड़ेंगे। और इसके लिए भारत क्या कर रहा है कि इजराइल का उपकरण को इसमें शामिल कर रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना और स्थल सेना दोनों को मजबूत किया जा सके और उनके साथ इनको एसोसिएट करके रखा जा सके। और इस परियोजना का शुभारंभ उन ड्रोनों को अपग्रेड करने के लिए भी किया जा रहा है जो विशेष रूप से सीमाओं में दुश्मन के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं। भविष्य में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सीमा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, सीमा निगरानी, इन सभी में इसका उपयोग किया जा सका। वर्तमान में लद्दाख और चीन के सीमाओं में जो अभी तनाव है उस तनाव में इसकी तैनाती काफ़ी आवश्यक हो जाता है
और इसी के तहत भारत सरकार के द्वारा किया गया एक पहल है। अब इसके करने से हमें देखो इससे लाभ ये होगा कि यह अपग्रेडेड सशस्त्र बल के ग्राउंड स्टेशनों को ड्रोन को दूर से संचालित कर सकेगा, और दूर से संचालित करना, उसका नियंत्रण करके जो दुश्मन का जो गतिविधि है उसके विषय में जानकारी इकट्ठा कर सकेगा। और इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी अहम होने वाला है। इस परियोजना में मुख्य रूप से कई भारतीय विकसित जो समाधान तकनीक भी शामिल किया जाएगा, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगा। अब हैरान यूएवी क्या है? देखो हैरान यूएवी क्या? यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएवी याद रखना, इसका मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। और ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका निर्माण किया है इजरायल ने, और यह एक मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाला है। और इसका अगर संपर्क टूट जाता है तो टूटने के बाद क्या होगा, ये अपने बेस पर भी लौट के आ सकता है। इसका वजन मतलब इसका जो वजन उठाने की क्षमता है वो 250 किलोग्राम तक है। और इसमें जो ट्रैक करने के लिए जो कैमरा लगा हुआ है वह एक तो है थर्मोग्राफिक कैमरा, एक एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस लाइट लगा हुआ है, रडार सिस्टम से ये सुसज्जित है। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें इसको विशेष बनाता है हैरान यूएवी को। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा स्लाइड है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। और ये जो डैशबोर्ड है ये आप लोग सब जानते होंगे या सुने होंगे कि डैशबोर्ड कैसे लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया। तो ज़रा मैं इस पर बता देता हूँ कि जो डैशबोर्ड है बेसिकली, देखो यह डैशबोर्ड निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यह सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जो समाधान है के रूप में कार्य करेगा। और जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में जानकारी की तलाश कर रहा है उन सबको इसका जानकारी देगा। और इसी के लिए इस डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है। तो इसके विषय में आप तमाम चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब इसमें क्या क्या है जो मुख्य बातें हैं वो देखते हम लोग हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2019-20 में अगले वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए देश के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। डैशबोर्ड को इंडिया इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 1 लाख करोड़ होगा, 1 लाख करोड़ की घोषणा किया था। डैशबोर्ड को इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड द्वारा होस्ट किया जाएगा। डैशबोर्ड को इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। IIG एक, ठीक है ना, ये क्या है, ये गतिशील ऑनलाइन मंच है जो देश में वास्तविक समय के निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है। अब राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा, ये 2 बात याद रखना। इसके अलावा ये जो डैशबोर्ड है ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ये 3 पॉइंट को याद रखना। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा, अब संरचना के तौर पे पाइपलाइन के विकास को विकसित करने में मदद करेगा, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने में मदद करेगा डैशबोर्ड। तो ये तीनों बातों। अब इस स्लाइड में 3 बातें कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है ये 2019 से 25 के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, आधुनिक रेलवे, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बस टर्मिनल हो चाहे हवाई अड्डे हो उसको विश्व स्तरीय बनाना, ये सब इसका काम था। इसके अलावा ये नौकरियों के सृजन के काफ़ी काम करेगा, जीवन को सुगम बनाने और उसमें सुधार करने और विकास को समावेशी बनाने में भी ये मदद करेगा। और इसके लिए जो भी ज़रूरी जो पूंजी है वो पूंजी सरकार इसके लिए उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है सुरक्षा। सुरक्षा क्या है, बेसिकली ये मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल है जिसे सुरक्षा नाम दिया गया है। इस पोर्टल का लक्ष्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा। अब इस राष्ट्रीय पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य वो है कि विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। हाथियों के बेहतर संरक्षण, याद रखना इसको, हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और यह पोर्टल उसी से जुड़ा हुआ है। एक तो यहाँ पे ये
यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को सेट करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा समझते हैं कि आईयूसीएन क्या है। बेसिकली एशियाई हाथियों को आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये बातें इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि भारत को छोड़कर अधिकांश एशियाई देशों में निवास और शिकार के नुकसान के कारण अपनी हाथी की आबादी खो दी है। वर्तमान में 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं। इनमें से 60% भारत में हैं। एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रोजेक्ट एलिफेंट का। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब, ये वर्ष पूछ सकता है कब शुरू किया गया था, तो 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वन्य जीवन प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आवासों में हाथी आबादी का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करना है, और यह परियोजना हाथियों के प्रबंधन में अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में और स्थानीय लोगों के बीच संरक्षण का भी समर्थन करता है। तो यहाँ पे 2-3 बातें याद रखना है। पहला कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में हाथी का क्या है, तो लुप्तप्राय है। वर्तमान जो भी जनसंख्या हाथी का, उसमें से भारत में कितना है, तो 60% है ये। तीसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, 92 में किया गया था। और किस लिए शुरू किया गया था, तो हाथियों के जो आवास हैं उसको बेहतर बनाने के लिए और हाथी के संरक्षण के लिए, उसके जीवन का प्रबंधन के लिए ये शुरू किया गया था। चलो अगला एक और स्लाइड आप लोग यहाँ पे देखो, हाथी से जुड़ा हुआ। ये हाथी गलियारा। हाथी गलियारा का मतलब हुआ ये वह क्षेत्र है जो हाथियों की आबादी के साथ आवास को जोड़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हाथी गलियारा। कि हम भारत में कहाँ कहाँ क्या हाथी है। भारत में 88 चिन्हित हाथी गलियारे हैं। इनमें से 22 उत्तर पूर्व भारत में, 14 उत्तरी पश्चिम बंगाल में, 20 दक्षिणी भारत में, 12 उत्तरी पश्चिम भारत में और 20 कहाँ पे, मध्य भारत में। हाथी गलियारे के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं, तो भाई खतरा ये है कि इनके सड़क निर्माण हम कर रहे हैं, रेलवे निर्माण हम कर रहे हैं, खनन है, अवैध शिकार है, मानव हाथी संघर्ष, ये सब जो चीज़ें हैं इस गलियारे के लिए खतरा है। और हाथी गलियारा हमारे समझ से हाथियों के संरक्षण का एक बहुत ही बढ़िया कारगर कदम है। और ये लास्ट स्लाइड है बेटियों क्या पैतृक संपत्ति पर अधिकार का। जो बेटी अब तक जो क्या था कि भाई जो बेटियों को पैतृक संपत्ति पर जो अधिकार है वो स्पष्ट नहीं होता, पर 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में एक बेटी संपत्ति की बराबर की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई हो तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि ठीक है ना, कि ये जो है पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या नहीं। तो मतलब जो पहले जो था उसी हिसाब से ये कितना प्रभावी होगा कितना नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटों की ही तरह बेटियों को भी बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि बेटियां जीवन भर बेटियां ही रहती हैं और बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार बनी रहती हैं, भले उसके पिता जीवित हों या नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन का मकसद बेटियों को बराबरी प्रदान करना है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर पिता की मौत अधिनियम लागू होने से पहले हो गई हो तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। कोर्ट ने इसके अतिरिक्त ये भी साफ किया है साल 2005 से जन्मी बेटियों को भी संपत्ति पर बराबर का हक होगा। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही मिलेगा। और कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 के पहले और बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार में भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ और जान लो आप लोग, 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों के पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। ये कानून वहाँ बना था, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं था कि यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले ही हो तो यह कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। अब न्यायाधीश अरुण मिश्रा के अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया है कि यह कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। ये याद रखना, हर परिस्थिति में लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ है। कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म उस तारीख से पहले हुआ है या बाद में, उसके पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा। साल 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों के पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि यदि पिता की मृत्यु हो गई तो कानून पर लागू होगा या नहीं। अब ये क्या हो गया, तय हो गया कि भाई लागू होगा। और इसका अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, 1965 मतलब हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1965 में साल 2005 में संशोधन अधिनियम किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान है। इसके अनुसार कानूनी वारिस होने के बावजूद भी पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। विवाह से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलो आज का स्लाइड समाप्त हो गया हम लोगों का, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अभी जो भी वीडियो आ रहा है वो गैप पे आ रहा है, इसलिए कि जो करेंट टॉपिक अच्छे होते हैं तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, नहीं होगा तो फिर नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को ओवर मटेरियलाइज हो जाए। हाँ, बहुत सारी बातों पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। टेक्निकल बातें जहाँ होंगी वहाँ मैं चर्चा करूँगा, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे बिल्कुल आपको आज ये PDF फाइल ही की तरह है, इसको आप लोग सुनो, देखो, पढ़ो, लिखो। चलो, थैंक यू, बाय।